Hi guys, this is Ritu Tamrit. I hope all of you are doing well at home and watching my videos, taking the full advantage of my knowledge and everything I'm sharing with you. And I have already told you that I have recently started my two channels, Social Studies with Ritu and Literature with Ritu. In this channel, Literature with Ritu, I'm explaining each and every chapter of English literature, and I'm also giving each and every the meaning of each and every word in each and every line for your convenience, because that is going to be very extremely beneficial at the time of your examination, as you are given a reference to context, and there you are also given a lot of questions which you have to give the answers of. And if you are giving beautiful words, different exclusive words, and you are including different exclusive words uh, in these answers which you're writing with reference to the context uh, given in your question, so that's going to beautify your answers, and of course you're going to score good marks out of that. And also I have started my one another channel related to social studies. There also I'm giving explanation of each and every chapter in geography and history. So keep watching these two channels, because as you guys are unable to step out home and unable to reach your teachers, so I think sitting at home you can take advantage of each and everything I'm sharing, each and every the meanings of each and every chapters I'm sharing with you in my these two channels. Fine, so let's start. My today's topic is stopping by woods on a snowy evening. So this is a very good poem and very simple poem, one could say. uh, जैसा कि मैं हमको हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी भी पोएम का पहले उसका उसका जो चैप्टर का जो नाम है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट बिफोर मूविंग। जस्ट आप एकदम चैप्टर पे जंप कर जाते हैं, सो डोंट गिव अप दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। उसका चैप्टर का जो नाम है, आपको उसका मीनिंग जरूर समझना चाहिए, बिकॉज उस चैप्टर का आधा से अधूरा जो मैंने उस चैप्टर का फुल जो जिस्ट है वो उसके चैप्टर के नेम पर ही पहले आ जाता है। तो आपको पूरा चैप्टर तो ऐसे ही समझने में आसान हो जाएगा जब आप उस चैप्टर का जो नाम है उसको आप समझ लें, तो आपको सबसे पहले तो ऐसे ही चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स talk about the name of this chapter, that is stopping by woods on a snowy evening। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि जो राइटर है उन्होंने किसी के बारे में लिखा है जो स्टॉप होता है, जो रुकता है वुड्स के अंदर। वुड्स किसको बोलते हैं? वुड्स एक जंगल को बोलते हैं, बट दैट इज स्मॉल फॉर्म ऑफ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत उसका एक्सटेंसिव एरिया होता है उस फॉरेस्ट का। बट इन द केस ऑफ वुड्स दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल फॉरेस्ट। ये बहुत एक्सटेंसिव एरिया में नहीं होता है, ओह सॉरी, ये बहुत एक्सटेंसिव एरिया में नहीं होता है, ये बहुत छोटे जगह में होता है, इसलिए इसको स्मॉल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। अब कोई ट्रैवलर है, वो वहाँ से पास हो रहा है और स्नोई इवनिंग है, मतलब एक ऐसी इवनिंग है व्हेन द स्नोफॉल वॉज हैपनिंग, और स्नो जो है वो गिर रहे थे, ऊपर से फ्लो हो रहा था उनका, और एक ट्रैवलर था वो उस जो जंगल है वहाँ से वो पार हो रहा था। तो जरूर इसके बारे में ही पूरा जो पोएम है वो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोएम को। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जंगल है वो किसका है, मुझे लगता है मैं उसको जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, मुझे लगता है कि उसका जो हाउस है वो विलेज में है। ये तो फॉरेस्ट है, ये जगह जो है ये फॉरेस्ट है, लेकिन यही कहीं बगल अगल में कोई विलेज है, वहाँ पर वो जो आदमी है, जो इसका ओनर है, वो रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ इसका जो विलेज का जो ओनर है वो कहीं अगल बगल में रहता है। ही विल नॉट सी द स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। और वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ,
अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे कर जाऊँ एंड दैट द ट्रेवलर wants to see the beauty of this snowy evening and he wants to stay there for some time, बट वो बोलता है कि वो रुक जाना चाहता है और उसको ये भी कंफर्म है कि उसको कोई देखने के लिए भी नहीं आएगा, कोई देखने के लिए भी नहीं आएगा उसको, कि भाई कोई उसका आके उसके जंगल को कोई देख रहा है, कोई उसके फॉरेस्ट को देख रहा है, कोई उसको देखने के लिए भी नहीं आएगा, उसके लिए वो श्योर है, क्योंकि इसका जो मास्टर है, इस विलेज का जो ओनर है, वो कहीं और रहता है अगल बगल के विलेज में। टू वॉच इज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और वो जानता है अगर उसके इस विलेज को, सॉरी इस वुड्स को, अगर मैं इसकी सुंदरता को देखने के लिए थोड़ी देर यहाँ खड़ा हो जाऊं तो कोई भी मुझे देखने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। ओह माय गॉड, ये तो हॉर्स है, ये सोच भी सकता है क्या? लेकिन चलो पोयम है, पोयम में राइटर पोएट कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि इमेजिनेशन होता है उनका। पोयम क्या होता है? एक इमेजिनेशन होता है, कैसे उसको हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, तो अब वो बोल रहे हैं कि हॉर्स सोच सकता है, हॉर्स सोच सकता है, चलो सोच लेते हैं कि वो हॉर्स सोच रहा है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर। क्यूअर मतलब क्वेर मतलब हुआ कि स्ट्रेंज। अब उसका जो घोड़ा है, उनका जो हॉर्स है, वो सोचेगा कि ये क्वेर है, वो स्ट्रेंज है ऑन द पार्ट ऑफ हिज मालिक, ऑन द पार्ट ऑफ हिज मास्टर, कि वो यहाँ क्यों रुकते हैं। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, तो वो उस इस हॉर्स का जो लेट मी स्टार्ट माय pencil, then it's quite easier for me to make you understand with the help of my pencil, so I always recommend it. Let's start with the pencil. So इनका जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, ये अपने मालिक के बारे में, ये इसका मास्टर है, अब अपने मालिक के बारे में वो क्या सोचेगा? क्वियर सोचेगा। क्वियर का मतलब स्ट्रेंज लिख सकते हैं। आई एम going to give you some synonyms for queer. Strange लिख सकते हैं, odd लिख सकते हैं, bizarre लिख सकते हैं, spelling is BIZZARE, bizarre। unusual लिख सकते हैं कि जो horse है, अब ये आपका यहाँ पर जब रेफरेंस आएगा, समझ लीजिए कि आपका यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस आया, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई रेफरेंस दिया गया कि भाई ये रेफरेंस है और there are some questions related to this reference and there are so many questions which you have to give the answers of. So don't use this word queer. इस वर्ड को वहाँ पर यूज मत करिए। आप इस वर्ड के बदले में डिफरेंट वर्ड्स को यूज करने का ट्राई करिए, क्योंकि आपका जो टीचर है, जो व्हेन द टीचर हु इज चेकिंग योर कॉपी, वो उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर कि भाई बच्चे ने इस क्वेयर वर्ड के लिए एक या दो सिनोनिम यूज किया है, तो दैट्स गोइंग टू गिव अ वेरी good impression on the mind stuff of your teacher. Fine. So that's why I have come forward with this channel. I have come forward with the chapters of English literature with a sole intention that I would like to give you the synonyms of the words we come across while going for a poem, while reading a poem, while going for a chapter, तो ये एक मेरा जो सोल इंटेंशन है आपको बताने का कि आप जो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करिए। ये आपका इंग्लिश को भी बहुत इम्प्रूव करेगा, ये इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। सेकेंडली इट विल आपके वोकेबुलरी को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा और आपके रिटन इंग्लिश को बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज आपका रिटन हो या फिर स्पोकन हो, योर इंग्लिश becomes very good or it becomes extremely impressive. In which sense? In what conditions? The only condition is that when you are using different beautiful words in your English, different exclusive words different exclusive words are being used by you in your spoken English as well as your written English. So ये आपका जो वोकेबुलरी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जैसे मैं आपको सिनोनिम्स बताती हूँ, यू प्लीज़ यूज़ दिस सिनोनिम्स व्हाइल यू आर solving your reference to context. Fine. So let's go to the next line. To stop without a farmhouse near. तो एक कोई फार्म हाउस नहीं है बगल में। फार्म हाउस क्या होता है? बगल अगल में जब कोई ट्रेवलर आता है तो उसके रुकने के लिए जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना हिंदी में धर्मशाला, कि बगल में कोई छोटा सा घर जैसा होता है जहाँ के कोई ट्रैवलर अगर फंस गया हो या फिर कहीं से आ रहा हो तो वहाँ पे वो रुक सकता है। तो कोई उसका जो
हॉर्स है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज सोचेगा, अनयूजुअल सोचेगा कि क्यों मेरा मालिक जो है वो यहाँ पे रुकना चाहता है, जबकि कोई फार्म हाउस भी नहीं है अगल बगल में, तो कहाँ रुकेगा वो। तो बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब वो उसका जो जो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये पूरी जो बातें हैं, ये एक जो हॉर्स है वो, अकॉर्डिंग टू द पोइट द हॉर्स इज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। मैंने ये जो 4 लाइन्स है, ये जो 4 लाइन्स है, ये पूरा हॉर्स ने सोचा कि वो कहाँ उसका मालिक कभी यहाँ रुकेगा, जो कि इस जगह में कहाँ पर रुकेगा जहाँ पे कोई फार्म हाउस ही नहीं है। इस वुड्स और फ्रोजन लेक, यहाँ पर कोई लेक है जो कि फ्रोजन है, पूरी तरह से जमी हुई झील है उसके बीच में, और इस वुड्स के बीच में, इस जंगल, इस घने जंगल के बीच में जहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, वहाँ मेरा जो मास्टर है, व्हाई डज ही वांट टू स्टे हियर एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस वुड्स, क्यों वो यहाँ रुकना चाहते हैं। द डार्केस्ट इवनिंग, और ऐसा इस ईयर का ये डार्केस्ट इवनिंग है, ऐसा लगता था उस घोड़े को, उस हॉर्स को ऐसा लगता था कि इस ईयर का ये डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब इतना डार्क पहले उसने कहीं नहीं देखा। सो लेट्स कम टू द थर्ड स्टांजा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। अब वो जो घोड़ा है वो क्या करता है, अपने हार्नेस बेल को, हार्नेस बेल मतलब यॉक, ट्रैपिंग्स, उसका जो मैंने मैंने जो हम लोग जो उसके मास्टर्स को आप देखे होंगे, घोड़े को एक चीज़ से बांध देते हैं, एक कुछ यॉक टाइप का रहता है। यॉक मतलब जिस चीज़ से आप एनिमल को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई से लकड़ी का रहता है, एंड स्ट्राइप्स आर देयर एंड यू टाई द एनिमल अराउंड दैट रोप और समथिंग लाइक दैट, वो एक यॉक होता है। तो उसको, हार्नेस को आप यॉक भी बोल सकते हैं। और वो ट्रैपिंग्स होता है घोड़े के लिए, जो घोड़े को लगाम देता है, और उसमें एक बेल बंधी हुई होती है, वो उसको शेक करता है, उसको बजाता है कि टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। तो वो अपने घोड़े को, जो घोड़ा है वो अपने मालिक से पूछने की के लिए ट्राई करता है कि अपने मैंने वो बोल तो सकता नहीं है ना, मन मन में सोच रहा है लेकिन बोल तो सकता नहीं है। एटलीस्ट पोइट ने हमारे ऊपर इतना पिटी किया कि वो घोड़े से बुलवाते नहीं, अदर तो बुलवा भी सकते हैं ये लोग, क्योंकि इमेजिनेशन पावर ऐसा होता है कि पोएम में जो पोएट है वो कुछ भी बुलवा सकते हैं, करवा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल अ पोएम। सो चलो, ये उस अपने जो मास्टर को है वो एक शेक देता है और उनसे पूछने की चेष्टा करता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है आपसे, कि आप कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ रुकने के लिए सोच रहे हो। सो आप ऐसा मत सोचो, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चलो। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और एक तो इसका बेल का आवाज़ था, एक ये जो घंटी बजा रहा था उसकी आवाज़ थी, एक ये तो बेल की आवाज़ थी जो ये घोड़े ने, मतलब इस हॉर्स ने, यहाँ पे कोई घंटी होगी वो बजा रहा होगा, तो एक उसकी आवाज़ थी। और एक दूसरी चीज़ की क्या, द ओनली अदर साउंड, द ओनली अदर साउंड क्या था, स्वीप ऑफ इजी विंड। और जो हवा जो चल रही थी, उसका जो इजी विंड जो चल रही थी, एकदम स्लोली वो स्वीप कर रही थी, मैंने फ्लो हो रहा था विंड का, उसी की एक आवाज़ आ रही थी। और क्या था, डाउनी फ्लेक। और एक चीज की आवाज आ रही थी। 3 तरह के साउंड्स थे यहाँ पे। एक तो इसके बेल का साउंड था, सी, एक तो इसके बेल का साउंड था, दूसरा साउंड था इजी विंड का साउंड था, और तीसरा था डाउनी फ्लेक। अब डाउनी फ्लेक क्या होता है, फिदर लाइक, जो स्नो जो गिर रहा था ऊपर से, वो फिदर लाइक थे, एकदम से रुई के जैसा, एकदम पंखों की तरह, जैसे एनिमल्स का, सॉरी जो बर्ड्स का जो फिदर होता है, दैट्स सो टेंडर, इट्स सो सॉफ्ट कि आप उसको छुएंगे तो आपको बहुत, यू विल फील अमेजिंग कि इतना प्यारा कैसे हो सकता। तो वैसा ही जो स्नो जो गिर रहा था ऊपर से, एकदम फिदर लाइक था और कॉटनी था। आप अगेन आई एम गिविंग यू सम सिनोनिम्स फॉर डाउनी फ्लेक्स। वो एकदम कॉटनी था। स्नो फ्लेक का मतलब वही, फ्लेक का मतलब तो हुआ कि स्नो का जो, सॉरी ये देखिए, जो फ्लेक का, आप अगर फ्लेक में चले जाएं तो ये तो स्नो बॉल्स मैंने सॉलिड ऑफ स्नो। फ्लेक का मैं अलग से एकदम इंडिविजुअली जो आपको मीनिंग दे रही हूँ वो है
स्नोफ्लेक्स, फाइन, जो बर्फ के जो गोले थे, लेकिन वो बर्फ के गोले कैसे थे, डाउनी थे, डाउनी। फॉर नाउ इंडिविजुअली आई एम गिविंग यू सम सिनोनिम्स फॉर डाउनी, क्या क्या, फीदर लाइक, कॉटनी, soft, silken. So these are some of the synonyms you can use for the flex. Snowflakes, solid of snow, powder snow, snow crystals. Flex के लिए भी मैंने आपको कुछ words दिया which you can use at the time of giving answers to your questions related to the reference will be given in your examination. Fine. So let's go to the fourth stanza. The woods are lovely, dark and deep. अब वो woods जो था कैसा था, कैसा था, lovely था, बहुत प्यारा था, dark था and deep था. But I have promises to keep. मेरे पास कुछ promises भी है, मुझे जाना है, आगे जाना है. The poet is saying about the traveler that the traveler has got some promises to keep. He cannot stay there, you know, even if the beauty of the wood is attracting him towards itself a lot, than you know, the beauty of the woods, you know, trying to make him stay at that place and you know and enjoy the beauty of that place. But आप नहीं रुक सकते. मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आप स्विट्जरलैंड गए, आपको बहुत अच्छा लगा, बट कैन यू स्टे देयर फॉर एवर? नो, यू कैन नॉट स्टे. यू हैव टू कम बैक टू योर हाउस बिकॉज यू हैव गॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेनी थिंग्स टू डू. आपकी मीन्स बहुत सारी चीज़ें जो आपको करना है. यू कैन नॉट स्टे देयर, यू नो, और कीप यू नो enjoying the beauty of Switzerland or any other place. So अब जो ट्रैवलर है उनको वापस आना है बिकॉज उनका बहुत सारा प्रोमिसेस है जिसको उनको निभाना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और उनको बहुत दूर जाना है जब तक कि उनको नींद ना आ जाए. अब नींद आएगा तो वो सोएंगे भी, ऑब्वियसली नींद आएगा तो नहीं चल सकते ना, तो नींद आएगा तो सोएंगे भी, लेकिन नींद आने से पहले ही इज ट्राइंग टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ माइल्स because he has to go home, because you know his children are waiting for him, his wife is waiting for him, you know, his whole relatives or wherever he is going, you know, the people there, the responsibilities there, you know, at the destination point are waiting for him, and that's why he cannot stay at that village or that woods. उसमें वो रुक नहीं सकते हैं, and he has to go there. तो चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि उन्होंने ये पोएम को एक नाइट में लिखा था, एक ही नाइट में बैठ के उन्होंने ये पोएम लिखा था. रियली अ लवली एंड ब्यूटीफुल पोएम, और जहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पोएट आपको बताना चाहते हैं कि कहीं पर भी आप कितने ही ब्यूटीफुल प्लेस में चले जाएं, बट यू हैव टू कम बैक टू योर हाउस बिकॉज यू आर सराउंडेड विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी शोल्डर्ड. सो ओके फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.